नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार में ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें कौन कौन सी आई, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये सब हम आपको अगले आधे घंटे में एक क्विक अपडेट देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और गिफ्ट निफ्टी की अगर शुरुआत देखें तो अभी हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हल्के लाल निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है गिफ्ट निफ्टी की। कह सकते हैं कि फ्लैटिश ही कारोबार यहाँ पर हो रहा है। दूसरे इंडाइसेस की भी बात करें तो वहां से भी कमजोरी के ही संकेत हैं। चीन के बाजार नीचे हैं, जापान के बाजार 364 अंकों की वीकनेस यहाँ पर है, कोरिया के बाजार में भी वीकनेस है, लेकिन हांगकांग के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 117 अंक ऊपर। तो जो क्यूज मिल रहे हैं, अगर बात करें तो ज्यादातर इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं एशियन मार्केट से। इतने दिन की तेजी पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त के जो संकेत हैं वो हल्की कमजोरी के साथ हैं। लेकिन दूसरे ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि यूएस के बाजार में काफी सपाट कारोबार देखने को मिला, लेकिन हरे निशान में ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और S&P 500 और नास्डैक में हमने देखा कि 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छा सेशन था, लेकिन छोटा कारोबारी सत्र था कल के दिन, इस वजह से हमने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि आज है 4 जुलाई और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। और इसकी वजह से कल भी हमने देखा कि वहां का जो कारोबारी सत्र था वो भी थोड़ा छोटा था। तो इस वजह से हमने काफी सपाट कारोबार होता हुआ देखा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन क्लोजिंग हरे निशान में ही हुई है। कुछ और अपडेट्स जो वहां से आए हैं, इसमें टेस्ला और कुछ ईवी स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छी तेजी थी। अनुमान से बेहतर उत्पादन के आंकड़े आए टेस्ला के, उसके बाद हमने 6% की तेजी वहां पर देखी और फिर उसका इम्पैक्ट बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स में भी देखा और वहां पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। इसके अलावा जून ISM मैन्युफैक्चरिंग के भी नंबर्स वहां पर आए और वहां पर थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। 46 पर ये आंकड़ा देखने को मिला और अनुमान से कमजोर था ये आंकड़ा। बट बहरहाल ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था कल अमेरिकी बाजारों में। अब बुधवार को जब हम खुलेंगे और वहां पर उसके बाद अमेरिकी बाजारों में कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त अब देख रहे हैं कि सपाट ट्रेडिंग है। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई है। यूरोजोन के महंगाई के आंकड़े और वहां पर कमी देखने को मिली, 6.1% से घटकर अब जो आंकड़ा आया वो 5.5% पर आया मंथ ऑन मंथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर कमी आई है। ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पर महंगाई के मोर्चे पर। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था कल ग्लोबल मार्केट में। जो इतने दिनों की तेजी थी वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और मुनाफा वसूली थोड़ा बहुत देखने को मिली है। इसके अलावा कल हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट्स और डॉलर इंडेक्स में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था। सोने में भी एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में हम लगातार देख रहे हैं कि जो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ चीन और यूरोप में जो स्लो डाउन है उसको लेकर दिक्कत तो चल ही रही है, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो एक खबर से मिल रहा है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया और रशिया ने अगस्त में सप्लाई कटौती की घोषणा कर दी है और अगर ग्लोबल सप्लाई को देखेंगे तो अगर ये कटौती होती है तो करीब 1.5% की कमी वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस घोषणा के बाद हमने देखा एक तेजी आई थी, लेकिन स्लो डाउन का असर और ब्याज दरों में जो बढ़त के संकेत मिल रहे हैं फेड की तरफ से, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये है ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ठीक ठाक ही हैं। ज्यादा कुछ यहाँ से अपडेट इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए इस वक्त फ्लैटिश कारोबार कर रहा है और अब हरे निशान में आ चुका है। एक बार FIs और DIs का भी अपडेट ले लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि वायदा बाजार में किस तरह के सेटअप दिख रहे हैं। अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में FIs की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है और कल भी 1996 करोड़ की खरीदारी हमने देखा FIs ने की कैश मार्केट में। घरेलू निवेशकों की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन ज्यादा बड़ा क्वांटम नहीं है, मामूली 300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 434 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में भी 7000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी FIs ने की है। तो यहाँ से तो संकेत अच्छे मिल रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि भारतीय बाजार जो एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स बना रहे हैं, आज के लिए किस तरह का सेटअप नजर आ रहा है और अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस
किस क्या होंगे आज के लिए, ये बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, पहले तो ये बताइए कल का मार्केट कैसा था, उसका एक क्विक रिकैप दीजिए और आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी ने लगातार तीसरे सेशन के लिए रिकॉर्ड हाई दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 19,000 के ऊपर ना सिर्फ पार कर रहा हुआ है लेकिन वहां पर सेटल होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी का सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट दिख रहा है 19,200 पर और उसके नीचे 19,100 पर। ये नोट करने वाली बात है कि कैसे सपोर्ट पहले 19,000 का रहा था जो साइकोलॉजिकल लेवल था और अभी उसके ऊपर के शिखर धीरे धीरे सपोर्ट बनते जा रहे हैं। तो एक इंडिकेशन है कि निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है और सपोर्ट लेवल भी ऊपर जाते जा रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के इंडिकेशंस है। अगर रेजिस्टेंस देखें ऊपर की ओर तो 19,500 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और उसके आगे 19,600 पर दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक ने पिछले सेशन में 45,000 का लेवल पार करके उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो अगर हम पहला सपोर्ट देखें तो 45,000 के थोड़ा नीचे 44,950 पर दिख रहा है और वहां से नीचे सरका तो 44,750 पर नजर आ रहा है। हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हम देखते हैं 45,350 पर, जो कि कल का हाई भी रहा है, जहां पे थोड़ी सी बिकवाली थोड़ा सा दबाव नजर आया था। हालांकि अगर आज बैंक निफ्टी गैप अप दे के सीधे जा रहा है ऊपर तो ये रेजिस्टेंस सीधे पार करता हुआ जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इसके ऊपर वो है 45,700 का। थैंक यू अंश आपका ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए सेटअप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड लेवल एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में इस पर बन रहा है। अब जो अगला लेवल दिखाई दे रहा है वो है 19,500 से 19,600 का। तो इस पर आप नज़र रखिए और जो कि हम अभी तक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मान रहे थे निफ्टी के लिए, वो अब एक अहम सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। और बैंक निफ्टी के लिए भी आंकड़ा देखिए 45,700, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इस वक्त नजर आ रहा है। तो इस पर आप नजर रखिए। ओवरऑल मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव है। अब इसको देखते हुए आज बाजार पर क्या करें। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। किस तरह से ट्रेड लिया आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट का मूड और माहौल देख के चल रहा है कि मार्केट एक वन वे रैली में चल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे ओपन होता है, क्योंकि अगर हम लोग चार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो अक्टूबर 2021 में जैसी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी कंटिन्यूसली 4-5 दिन, और वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर अभी जून जुलाई 2023 में देखने को मिल रहा है। तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज आ सकता है और जो भी कुछ करेक्शन होगा अच्छे लेवल्स के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, हायर लेवल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से कल का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो क्रूशियल हाई होगा 44,350 से लेके 44,500 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट चलता है तो वहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 19,340 से लेके 19,370 ये एक जोन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और जो भी कुछ करेक्शन आता है अगर अच्छे लेवल के आसपास मिलता है और कुछ प्राइस पैटर्न बनता है तो नीचे में भी बाइंग पोजीशंस देखनी चाहिए। तो ओवरऑल व्यू है ऊपर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाइए, निचले लेवल के ऊपर अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे बाय करके चलना चाहिए। ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग होल्ड किया है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करने की राय इस वक्त मार्केट में आपको दी जा रही है। नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में बाय जाना पसंद करूंगा। लास्ट शो में भी मैंने एक ट्रेड दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2770 के आसपास, तो वहीं से मार्केट में एक मोमेंटम चल रहा है और अच्छा खासा क्लोज भी दिया है 2700 के आसपास। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊंगा 2660 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो स्टॉप लॉस टारगेट जो बन के आएंगे वो 2770 से लेके 2850। ये ट्रेड में पूरी वीक के लिए कैरी करना चाहूंगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट निकल देता है 2720 अगर क्रॉस कर देता है तो एक आज के आज ही इसमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा, आईटी थोड़ा सा लग रहा है स्टेबल हुआ है लेकिन उतना मोमेंटम नहीं आए तो टेक महिंद्रा में हम लोग एक बाय पोजीशंस बना सकते हैं। कंडीशनल बाय होगा 2127 रुपए के ऊपर, अगर ये निकलता है तो हम लोग इसमें बाय करेंगे और 1117 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1145 रुपए का हमारा टारगेट होगा। 1127
₹27 के ऊपर बाय करना है। ओके, थैंक यू नीतिश आपका ये व्यूज शेयर करने के लिए। तो HUL और टेक महिंद्रा लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले Q1 अपडेट्स पे फोकस करते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है देखने मिले थे, जहाँ पे जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू वहाँ पे 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ। वी मार्ट वहीं पे देखे तो उनके जो नंबर्स आए हैं रेवेन्यू वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो कस्टमर फ्रेंचाइजी 20% बढ़ा है। AUM देखे तो यहाँ पे 32% की बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट आया बजाज फाइनेंस का। लेकिन अगर वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो सिक्वेंशियली वीक नंबर्स देखने मिले हैं। इसके अलावा जो है IPO में ऑफ कोर्स एक्शन रहेगा। सेंको गोल्ड की आज IPO खुलने वाली है। 301 से 317 रुपये का जो है पूरा IPO रहने वाला, और लगभग 121 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से उठाए हैं, जहां पे प्रशांत जैन प्रमोटेड 3P इंडिया इक्विटी फंड जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं। HMI एग्रो इंडस्ट्रीज का लिस्टिंग है आज। माइल्ड प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस करते हैं, जहाँ पे IDFC बैंक के मर्जर का रेशियो का ऐलान हुआ है, जिसमें अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं IDFC में तो आपको 155 शेयर मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक से। और याद रखिए जिसका जो बेनिफिट है इसमें, यहाँ पे आपको जो है IDFC का जो स्वैप रेशियो फेवर पे है लगभग 16% का प्रीमियम पे। मर्जर कंप्लीशन 12 से 15 महीना तक होगा। बाइकॉन ने जो हुमिरा ड्रग को जो है लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, इनकी प्रमोटर हिंदुजा ग्रुप जो अप्रूव कर दी है लगभग $1.5 बिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 12,000 करोड़ की कैपिटल रेज होगी, जहाँ पे वो अपनी स्टेक बढ़ाएंगे बैंक में 15% से बढ़ा के 26% तक। और याद रखिए हमने ET नाउ स्वदेश में भी जो इसे जून 23 को रिपोर्ट किया था कि RBI कंसिडर कर रही थी कि अपनी स्टेक को बढ़ाए। रिलायंस जियो अपने जियो भारत फ़ोन को लॉन्च करेंगे और इसका प्राइसिंग रखा है 999 रुपये का। कोफोज के एनालिस्ट डे में उन्होंने कहा कि वो $2 बिलियन रेवेन्यू की टारगेट करेंगे अगले 5 साल में, और एबिट मार्जिन्स में लगभग 150 से 300 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ होगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो नए स्मॉल कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो EV सेगमेंट है उसमें जाएंगे, लगभग 406 करोड़ रुपए एक्विजिशन करेंगे 2 कंपनीज के। शाले होटल्स 600 करोड़ उठाएंगे NCDs और प्रमोटर्स द्वारा। और अनुपम रसायन ने MOU साइन किया है 3x पर इनोवेंचर के लिए, जहाँ पे एग्री मॉलिक्यूल्स पे बात होगी। जिनिस पावर इंफ्रा को 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से स्मार्ट मीटर्स के लिए। अदानी ग्रीन की इंपॉर्टेंट फंड रेज मीटिंग है जुलाई 6 को। लुपिन को जो है US FDA की अप्रूवल आ गई है नेसल स्प्रे ड्रग को लेके। गुलशन पॉलीऑल स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे अब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं अपने ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट मध्य प्रदेश में। सन फार्मा के लिए जो है माइंडली पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने रिस्ट्रेन किया ग्लेनफार्म फार्मा को, जहाँ पे वो अपने एस्थमा ड्रग इंडिया मेट के नाम पे जो है वो नहीं कर सकते। और वही अगर जाइडस वेलनेस की भी जो है थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि हाईकोर्ट ने रिस्ट्रेन किया सिब्ला को, जहाँ पे वो अपनी ग्लूको-C और ग्लूको-D की जो ट्रेडमार्क ब्रांड्स हैं वो नहीं करें। तो ओवरऑल देख सकते हैं डील स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है, फार्मा स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है, एंड ऑफ कोर्स Q1 अपडेट्स पे पूरा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल। तो ये एक अपडेट और कोई भी न्यूज़ मिस नहीं हुई है, उसका पूरा एनालिसिस भी आपको शरद करके बता रहे थे। शरद, बहुत धन्यवाद आपका ये सारे अपडेट्स के लिए। एक छोटे से है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट वामाक्षी से। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रेमंड के साथ। हम देख रहे हैं कि इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि कंपनी काफ़ी एफर्ट्स ले रही है ग्रुप को डेट फ्री स्टेटस की तरफ ले जाने पर। प्रमोटर भी अपना स्टेट बढ़ा रहे हैं RCCL में, और ये हाई कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है। एथिक्स ब्रांड का भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, और उनका जो रियल्टी डिवीजन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन रहा है ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इनक्रेड ने रेमंड पर कवरेज शुरू की है। ऐड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 2200 प्रति शेयर का। इसके अलावा कोल इंडिया भी हमारे रेडार पर है। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि ग्लोबल कोल प्रोडक्शन डिमांड से बढ़कर हो सकता है, जिसके चलते प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि कोल इंडिया के ऑक्शन प्राइसेस 2500 रुपीज़ प्रति टन के नीचे गिर सकते हैं अगले कुछ महीनों में। FY24 और 25 दोनों ही साल के लिए उन्होंने अपने EPS अनुमान को भी घटाया है, और इसी के चलते इनक्रेड ने कोल इंडिया पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। ऐड की राय से रिड्यूस की राय दी है, और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 209 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी फोकस करिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनफैक्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है कि सेम स्टोर
सेल्स ग्रोथ उन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो करीब 7% पर है और ये तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर ग्रोथ अनुमान से वीक रही है, मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 3,786 प्रति शेयर का। डाबर भी हमारे रेडार पर है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डाबर टॉप लाइन ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ है वो बेटर रूरल डिमांड और नॉर्मलाइज हेल्थ केयर सेगमेंट बेस से आ सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पर ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 606 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करेंगे और एक एफएमसीजी कंपनी पर, मैरिको हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मैरिको ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले तिमाही में उनके एक्सपेक्टेशंस है बेटर वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ और ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन के। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है मैरिको पे। टारगेट प्राइस दिया है 611 प्रति शेयर का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। एक और छोटे से ब्रेक टीम मार्केट पर कहाँ नजर रखे और वंदना भारती की तरफ से जो हमें कॉल्स मिली हैं एसएफसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, उन्होंने गोल्ड में खरीदारी करने की राय दी है। 58,150 के पास खरीदिए, टारगेट होगा 58,500 का, स्टॉप लॉस 58,000 का सुझा रही हैं। और बेस मेटल्स में जिंक में बिकवाली के मौके हैं, 214 के लेवल्स पर आप सेल करिए जिंक को, टारगेट होगा 212 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 215 का। तो ये दो टॉप कॉल्स कमोडिटी मार्केट से। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार दिखा देते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है।